कक्षा 9 छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति खंड से हम लोक कथाओं पर बात करते हैं। लोक कथाएं क्या है, हमें जानना चाहिए। पहले वास्तव में लोक कथा लोक की संपत्ति है, लोक साहित्य है। वाचिक परंपरा में आज भी अनोखा साहित्य संकलित है। लोक कथा के रूप में, लोकगीत के रूप में, कहावतों के रूप में, पहेलियों के रूप में बहुत सारी संपत्ति लोक में आज भी बिखरा हुआ है। और वास्तव में लोक कथाएं केवल मनोरंजन के साधन नहीं हैं। लोक कथाओं में बहुत सारी बात, लोक शिक्षा की बात कही गई होती है। इस लोक शिक्षा की बात को हमें समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। लोक कथा को जब हम देखेंगे तो उसके पात्र मनुष्य ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। इसके पात्र पशु पक्षी भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं। जैसे कि आपने पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ी होगी तो आपने देखा कि पंचतंत्र के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा ने 3 मूर्ख राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने कहानियों की रचना की। ठीक ऐसे ही लोक कथाएं हैं और वर्षों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती जाती है। वास्तव में समग्र साहित्य पहले श्रुति परंपरा में था, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। तो आइए हम आज इस पाठ में 2 लोक कथाओं पर बात करेंगे। एक हल्बी लोक कथा और दूसरा छत्तीसगढ़ी लोक कथा। भाषा दोनों की छत्तीसगढ़ी ही है। पहले हम हल्बी कथा पर बात करते हैं। इसका शीर्षक है सांझला आँच काबर। इस लोक कथा के संबंध में हम संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं, इसके सारांश जानते हैं। एक किसान का बेटा था, वह जंगल की ओर जा रहा था। उसने सोचा कि कोई साथी नहीं है तो एक तुमड़ी ले लेता हूँ और एक लाठी ले लेता हूँ। तो वह किसान का बेटा अपने लाठी में तुमड़ी को बांधा और जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसको एक केकड़ा मिला, बड़ा सा केकड़ा। केकड़ा बोला, भाई दादा महूल ले जाबे का, अर्थात है बड़े भाई तुम मुझको भी ले चलोगे साथ में क्या? तो किसान का बेटा बोला, तू क्या करेगा जाके साथ में, मुझे तो बहुत दूर जाना है और तू थक जाएगा। यह कहकर उन्होंने केकड़े को किनारे रख दिया। केकड़ा फिर पीछे पीछे चलने लगा, फिर कहा कि मुझे भी ले चलो। तो किसान और उन्होंने, केकड़ा ने एक और कुछ बात कही। उन्होंने कहा, संग में संगवारी हो ही, रद्दा थोकिन हरू हो ही, मोला ते संगले जाबे, हर हिंसा ते जिंदगी पावे। केकड़े की बात को सुनकर किसान के बेटा सोचा, चलो आज इसको ही साथी बना लेता हूँ। और उन्होंने उसको अपने तुमड़ी में रखा और आगे जंगल की ओर निकल गया। घनघोर जंगल, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कटाकट जंगल, घनघोर जंगल। और उस जंगल में एक कौवा और एक सांप रहते थे और उनका दबदबा था। जो भी उस जंगल में जाता था वो लौट कर नहीं आता था। इसलिए उस राज्य के राजा ने वहाँ डोंडी पिटवा दी, जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हांका परवा देना। और ये घोषणा कर दी कि जो भी सांप और कौवा को मारेगा उससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और आधा राज्य दे दूंगा। किसान के बेटे को तो पता नहीं था कि जंगल में सांप और कौवा है, उसका भय है। वो तो जंगल में आगे जा रहा था। जब वह थक गया तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं कुछ देर आराम करता हूँ। और एक महुआ के पेड़ के नीचे उन्होंने आराम करने के लिए ठहर गया। ठंडी हवा बह रही थी। चूँकि वह किसान का बेटा थक गया था इसलिए उसे नींद आ गई और वो सो गया।
जब किसान के बेटा को सोए हुए देखकर सांप और कौवा ने बातचीत किया, अब इसको मार डालते हैं। और जब वह सो रहा था तो सांप आया और उसे डस लिया। डसते ही वह मर गया। जब वह मर गया तो कौवा नीचे उतर के आता है, सांप से कहता है कि तूने पैर को काटा है, इसलिए पैर का हिस्सा तुम्हारा और सिर का हिस्सा मेरा। इसे तुमड़ी में बैठे बैठे वो केकड़ा सुन रहा था। धीरे से केकड़ा तुमड़ी से निकला और सांप के गर्दन को मरोड़ दिया। सांप छटपटाने लगा, कहने लगा मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो केकड़ा बोला अब संकट में पड़ा है तो बचाओ बचाओ बोल रहा है, जब तक तू मेरे साथी को जिंदा नहीं करेगा तुझे नहीं छोड़ूंगा। और लाठी ने क्या किया, लाठी ने कौवे को पीटना चालू किया। कौवा भी अधमरा हो गया। फिर कि कौवा और सांप उनसे बहुत विनती की है, दोनों मिलकर खूब विनती किए। तो केकड़ा ने कहा पहले तू मेरे साथी को जिंदा कर। जब सांप ने विष को खींच लिया तो किसान के बेटा जिंदा हो गया। किसान का बेटा जब जिंदा हुआ तो उन्होंने कहा कि मित्र मैं तो बहुत समय तक सो गया। तब केकड़े ने पूरी बात उनसे बताई कि ये घटना हुई है। और तब किसान के बेटे ने कहा कि भाई ये दुश्मन को हम लोग कैसे माफ़ करें। और ये सोचकर उन्होंने सांप के मुंडी कौवा मुंडी को काट लिया और काट के अपने गमछा में लेकर आगे निकल गए। उसे सुन रहा था केकड़े और किसान के बेटे की बात को सुन रहा था एक धोरई। धोरई हल्बी में चरवाहे को धोरई बोलते हैं। वो धोरई सुन रहा था। उन्होंने देखा जब किसान के बेटा आगे बढ़ा तो मरा हुआ कौवा और सांप के पीछे भाग को लिया और राजा के दरबार में पहुंच गया। और राजा को कहा कि राजा साहब मैंने कौवा और सांप को मार दिया, ये देखो। जब राजा ने देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि मैंने जैसे घोषणा की है मैं वैसा ही करूँगा। और फिर जनता में पूरी बात चली गई। जनता में उत्साह का माहौल बन गया। एक तो राजा की बेटी राजकुमारी का विवाह का संदेश पहुंचा और दूसरा जंगल में कौवे और सांप के मरने की बात। खूब खुशहाली छाई। उधर धीरे 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 किसान का बेटा आया। उस गांव में वह जब पहुंचा तो देखा कि यहाँ बहुत उत्साह का माहौल है। तो उन्होंने लोगों से पूछा क्या बात है भाई, यहाँ कोई त्यौहार है क्या कि लोग बड़े उत्साह मना रहे हैं। तब लोगों ने कहा कि नहीं भाई, जंगल में एक कौवा और एक सांप रहता था, उसे धुरई ने मार के लाया है। अब राजा की घोषणा के अनुसार धुरई का विवाह राजकुमारी से होना है, इसकी तैयारी हो रही है। तब किसान के बेटे ने कहा अरे भाई, मैंने तो सांप को और कौवे को तो मैंने मारा है। अरे, लोगों को आश्चर्य हुआ, जब ये कौवे और सांप को मारा है तो फिर धुरई कैसे कहता है। और बात फैलते फैलते राजा के पास पहुंच गई। राजा को लोगों ने कहा कि धुरई सांप को नहीं मारा है, ये लड़का कहता है कि मैं मारा हूँ। तो लड़का उस किसान के बेटे को राज दरबार में प्रस्तुत किया गया और पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने सांप और कौवे को मारा है। तो किसान के बेटे ने दिखला दिया, देखो इसका ये सांप का मुंडी है, कौवे का मुंडी मैंने मारा इसलिए रखा हूँ। तो बोलता है तुम्हारे पास गवाह कैसे, तुम्हारी बात को हम विश्वास कैसे करें, ये तुमने मारा है। तो किसान के बेटे ने कहा मेरे पास दो गवाह हैं, ये क्या लाठी और दूसरा यह केकड़ा। जब लाठी और केकड़े को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया
तो लोगों को हंसी आ गई। लोगों को हंसते देखकर केकड़े ने पूरी बात बता दी। तो मंत्री ने कहा कि अब हम इस चरवाहे की ही बात सुन लेते हैं, एक पक्ष निर्णय कैसे होगा। तो उस चरवाहे से भी पूछा गया, उस धुराई से भी पूछा गया कि तुम बताओ। तो वो कुछ बता नहीं पाया। तो लोग समझ गए कि ये झूठ बोल रहा था। तो राजा ने कहा कि चूँकि ये झूठ बोला है, हमसे छल किया है, इसलिए इसे जेल में डाल दिया जाए। और फिर किसान के बेटे का विवाह राजकुमारी से होना तय हुआ। लोग उत्साह से विवाह में भाग लिए। अब वह किसान का बेटा राजमहल में रहने लगा। बड़ी खुशी की बात हो रही थी, सब प्रसन्न थे। किसान के बेटे को रोज़ खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों मैं रोज़ खाली बैठूं, जाकर खेतों में काम करूं। और उन्होंने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। जब खेतों में वह किसान का बेटा, जो कि उस राजा का दामाद था, काम करना शुरू किया तो लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। अरे, राजा का दामाद होकर काम कर रहा है, राजा का दामाद होकर काम कर रहा है। जब ये बात राजकुमारी को पता चला और राजा को पता चला, तो राजकुमारी ने भी कहा भाई कि तुम किसान के बेटे नहीं रहे, अब तुम तो यहाँ के दामाद हो और तुमको इस प्रकार काम करना शोभा नहीं देता। तब उस किसान के बेटे ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा है मेहनत करके खाना, बिना मेहनत का कुछ भी उपभोग नहीं करना, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। फिर राजा ने उसे बुलाया। राजा ने कहा भाई कि लोक में निंदा हो रही है, आप ऐसे क्यों करते हो। तो किसान के बेटे ने उनसे भी कहा कि क्षमा करना महाराज, जिस राज्य का राजा मेहनत करता है वहाँ की संपत्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है, और फिर हम अपने खेत में मेहनत करते हैं, इसलिए हमें कोई संकोच की बात नहीं। किसान के बेटे की बात को सुनकर राजा को और प्रसन्नता हुई और राजा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि जैसे तुम कहो। तो इस प्रकार ये लोक कथा में बहुत सारे भाव हैं। अब देखते हैं लोक कथा में पात्र क्या क्या हैं। तो सबसे प्रमुख पात्र था किसान का बेटा, दूसरा पात्र था केकड़ा, तीसरा पात्र था वह लाठी, चौथा पात्र था कौवा, पांचवा सांप और छठवां पात्र राजकुमारी, सातवां राजा। अब इनके चरित्रों के बारे में यदि हम विश्लेषण करें तो मुख्य पात्र हम किसान के बेटे को लेते हैं तो उसके चरित्र की विशेषता को हमको जानना चाहिए। उसके चरित्र में विशेषता क्या है कि एक तो वह परिश्रमी है, दूसरा वह झूठ नहीं बोलता, तीसरा उसके अंदर साहस का भाव है। तो ये उसके चारित्रिक गुण हैं। वास्तव में इस कहानी का जो सार है वह है कि हमें हमेशा परिश्रम करके भोजन करना चाहिए, परिश्रम से हमें नहीं घबराना चाहिए, हमें हमेशा सच के साथ चलना चाहिए, हमें सच के साथ चलना चाहिए, क्योंकि कहा गया है सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो लड़के ने सत्य का साथ दिया और वह आत्मविश्वासी था। तो इस प्रकार इस कहानी को हम पढ़ेंगे तो इसमें और बहुत सारे भाव निकलेंगे। यह कहानी छत्तीसगढ़ी भाषा में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ के देखिए और पढ़कर इसमें आप मज़े लीजिए। चलिए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर बात करते हैं। प्रश्न उत्तर पर बात करना बहुत आवश्यक है ताकि हम इस कहानी को, इस लोक कथा को और बेहतर रूप से समझ सकें। पहला प्रश्न है, किसान के बेटे के साथ चलने के लिए केकड़े ने क्या तर्क दिया। तो केकड़े ने जो तर्क दिया है वो कविता के रूप में पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। संगमा संगवारी होही, रद्दा थोड़किन सरू होही, मोला
संगमा ले जाबे, हर हिंसा जिंदगी पावे। ये उन्होंने तर्क दिया। अर्थात साथ में कोई चलने वाला साथी होगा तो रास्ता सहज हो जाता है। क्या तर्क दिया? यदि कोई साथ में साथी होता है तो रास्ता सहज हो जाता है, और तुम मुझे ले जाओगे तो तुम हर हिंसा जिंदगी पाओगे, निश्चिंत हो कि तुम जीवित रहोगे। इस तरह से तर्क दिया केकड़े ने किसान के बेटे को। तो इसको हमको समझना पड़ेगा, इस कविता के भाव को, कि संग माँ संगवारी, अपने साथ यदि संगवारी अर्थात साथी ले जाओगे तो रास्ता सहज हो जाएगा, और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो तुम्हारी ज़िंदगी निश्चिंत होकर तुम जिंदगी को जियोगे। हर हिंसा का मतलब होता है निश्चिंत होकर। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। केकड़ा और ठेंगा ने किसान के बेटे की रक्षा कैसे की? ठेंगा अर्थात लाठी, ठेंगा माने लाठी। तो केकड़ा और किसान, केकड़ा ने कैसे रक्षा किया और लाठी ने? तो जैसे ही सांप ने किसान के बेटे को डसा तो केकड़े ने आके सांप के गर्दन को पकड़ लिया, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक ये आश्वासन नहीं लिया कि तुम मेरे साथी के विष को बाहर निकालो, और उसे मजबूर किया। और लाठी ने क्या किया? उस ठेंगा ने क्या किया? उस लाठी ने ये काम किया कि उन्होंने कौवे को पीटा। तो इस प्रकार केकड़े और लाठी ने किसान के बेटे की रक्षा इस प्रकार की कि केकड़े ने सांप की गर्दन को मरोड़ दिया और लाठी ने कौवे को पीटा, जिससे वे अधमरे हो गए। और इस प्रकार सांप को मजबूर किया केकड़े ने कि किसान के बेटे को जो विष जो डसा था उससे विष उसके अंदर चला गया था, उस विष को निकालने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार उन्होंने ये दोनों मिलकर, केकड़े और ठेंगा मिलकर किसान के बेटे की रक्षा की। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसान के बेटे ने परिश्रम का महत्व कैसे बताया? किसान के बेटे ने परिश्रम को इस प्रकार परिभाषित किया कि जिस राज्य का राजा स्वयं मेहनत करता है वहाँ हमेशा सुशासन होता है, वहाँ सदैव संपत्ति का विकास होता है, वह राज्य विकास करता है। इस प्रकार कहकर किसान के बेटे ने परिश्रम के महत्व को, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता ने मुझे कहा है कि कभी भी बिना परिश्रम किए भोजन नहीं करना। और इस प्रकार उन्होंने राजा के समक्ष और राजकुमारी के समक्ष परिश्रम के महत्व को परिभाषित किया। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, धुरई अपनी बात क्यों नहीं रख पाया? धुरई अपनी बात इसलिए नहीं रख पाया, ये प्रश्न छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है। धुरई अपन बात ला कावन नहीं रख पाइस। तो धुरई अपन बात ला ए पा के नहीं रख पाइस कि ओकर पास कोई सबूत नहीं रही। धुरई के पास सबूत नहीं होने के कारण वो अपन बात ला नहीं रख पाइस। तो ये हुआ इस पाठ के पहले खंड, हल्बी लोक कथा और उसके प्रश्नोत्तर। आइए अब हम इसमें जो छत्तीसगढ़ी लोक कथा दी गई है उस पर बात करते हैं, और जो उसके प्रश्न उत्तर पर ही बात करेंगे। लोक कथा का शीर्षक है हिरन और कोल्हिया। हिरन और कोल्हिया, हिरन और सियार, कोल्हिया माने सियार। बहुत पहले की बात है। एक दिन हिरन और सियार पानी पीने के लिए जा रहे थे। कुछ दूर में एक कुआं था। कुआं में पानी देखकर
सियार ने हिरन से कहा कि पहले पानी मैं पी लेता हूँ। हिरन ने कहा ठीक है, तुम पी लो पानी। तब सियार ने हिरन की पूंछ पकड़ी और कुएं के नीचे जाकर पानी पी लिया। जब सियार आया बाहर, तब हिरन ने कहा अब तुम पानी पी लिया, अब मैं पी लेता हूँ। सियार ने कहा ठीक है, और सियार की पूंछ पकड़कर हिरन कुएं में गया। जैसे हिरन कुएं में गया, सियार ने उसे छोड़ दिया। हिरन तो डूब गया कुएं में। सियार ने वहाँ पर अपने मित्र से धोखा किया और वहीं पे कुछ किसान मटर की खेत पर काम कर रहे थे। उन्हें बताया कि देखो देखो देखो, हिरन कुएं पे गिर गया। किसान आके देखे तो सही में एक हिरन कुएं पर गिर गया था, मर गया था गिरकर। बड़े ही प्रयास से, यहाँ पे उद्यम शब्द आया है, छत्तीसगढ़ी में प्रयास के लिए उद्यम शब्द है। बड़े ही प्रयास से सभी किसान मिलकर हिरन को बाहर निकाले और बाहर निकाल के उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके पकाने के बारे में सोच रहे थे। तब सियार ने आके बोला कि भाई मुझे भी इसका हिस्सा चाहिए। किसान लोग बोले कि हमने मेहनत की है और हमने परिश्रम करके इस हिरन को कुएं से बाहर निकाला है, तो तुम्हें क्यों हम हिस्सा दें? जो करे काम तौन खाए चाम। सियार मन महसूस कर रह गया, उसे तो समझ में नहीं आया था। फिर तभी सियार को कुछ सूझा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे आग दे दो। किसान ने कहा कि ले लो आग, और उनको थोड़ा किसी पात्र में आग दे दिए। आग को ले जाके मटर के खेत में डाल दिया। अब खेत में जब आग डाल दिए तो वहाँ तो फिर मटर जलने लगा, आग लग गई। जब मटर के खेत में आग लगी तो सभी किसान आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, और जब आग बुझाने के लिए किसान दौड़ पड़े तो सियार आया और खूब मज़े से मांस खाया और चला गया। तो ये एक छोटी सी लोक कथा है। लोक कथा का जो भाव है, इसमें मूल भाव ये है कि जो मेहनत करता है उसे कुछ मिलता है। दूसरी बात इसमें कि सियार ने अपने मित्र के साथ अच्छा नहीं किया। तो यह कहानी यह भी बताता है कि हमें मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए, और यदि हम धोखा देते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आइए अब इसका हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिरन और कोल्हिया ने सियार, हिरन और कोल्हिया पानी पीने के लिए कौन सी तरकीब सोची? तो हिरन और कोल्हिया पानी पीने के लिए यह तरकीब सोची कि एक दूसरे के पूंछ पकड़कर कुएं में हम उतर जाएंगे और कुएं में उतरकर पानी पी लेंगे। तो एक दूसरे के पूंछ पकड़कर कुएं में उतरने की तरकीब सोची। दूसरा प्रश्न है, हिरन को कुएं में धकेलने के पीछे कोल्हिया का क्या उद्देश्य रहा होगा? तो भाई प्रश्न उत्तर एकदम सही है। उनका उद्देश्य रहा कि ये हिरन मर जाए और उसका मैं मांस खाऊं। तो हिरन को कुएं में धकेलने के पीछे कोल्हिया अर्थात सियार का उद्देश्य था कि यह हिरन मर जाएगा और मरने के बाद मैं इसका मांस खाऊंगा। मांस खाने का उनका उद्देश्य रहा। तीसरा प्रश्न, कोल्हिया द्वारा मांस मांगने पर किसानों ने क्या कहा? तो कोल्हिया के द्वारा मांस मांगने पर किसानों ने कहा कि हम लोग बहुत जतन कर, बहुत उद्यम कर, बहुत प्रयास करके इस हिरन को कुएं से बाहर निकाला है। तो हमने मेहनत की है, तो हम इसका तुम्हें इसका हिस्सा क्यों देंगे? और उन्होंने कहा कि जो करे काम वो खाए मांस।
तो इस प्रकार किसानों ने कोल्हिया को मना कर दिया। अंतिम प्रश्न जो छत्तीसगढ़ी में दिया हुआ है, कोल्हिया हर बटुरा के खेत माँ आगी काबर फेंक दिस। कोल्हिया बटुरा के खेत में आगी ए पाए के फेंक दिस कि किसान मन के ध्यान भंग हो जाए, उमन आग बुझाए बर चल दे और मैं हिरन के मांस खा लेऊँ। तो हिरन का मांस खाने के उद्देश्य से कोल्हिया बटुरा अर्थात मटर की खेत पर आग फेंक दिया। तो ये इसके प्रश्न हुए। आगे कुछ भाषा के प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ योग्यता विस्तार के प्रश्न दिए हैं, उसे आप अच्छे से विचार करना और उसका समाधान आप स्वयं ढूंढना।